सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और ब्रांड न्यू सीरीज को, जो कहानी होने वाली है हमारे हीरो यांग काई की, जो कि एक इतना ज्यादा कमजोर लड़का होता है कि वो तो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता था। उसकी बॉडी के अंदर अभी तक कल्टीवेशन भी अवेकन नहीं हुआ था। लेकिन यांग काई की एक बहुत ही खास बात होती है कि वो कभी भी हार नहीं मानता, जिसकी वजह से एक रात होता है उसके साथ में एक मिरेकल। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक बैटल को, जो कि हो रहा होता है यांग काई का उसके फेलो डिसाइपल्स के साथ में, जो कि हर रोज ही अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ में फाइट करता है, अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है। लेकिन हर दिन यांग काई को मिलती है तो केवल निराशा, कि हर दिन ही यांग काई को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। उसकी फाइट जितने भी कैरेक्टर्स के साथ में होती है वो उनमें से एक भी फाइट को जीत नहीं पाता। इनमें से उसके कुछ दोस्त भी होते हैं, लेकिन यांग काई उनसे भी फाइट को जीत नहीं पाता। इसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर काफी सारी इंजरीज भी आ गई थी। यांग काई की बॉडी पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुकी थी, जिसके बाद फिर उसके पास में आ जाते हैं एक मास्टर, जो कि यांग काई की ऐसी हालत को देखकर उससे काफी निराश होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से यांग काई बिल्कुल भी काबिल डिसाइपल नहीं था। जब एक मास्टर उसके मेरिडियंस को चेक करते हैं तो वो यांग काई को साफ शब्दों में बता देते हैं कि तुम्हारी बॉडी कल्टीवेशन के काबिल नहीं है, यानी कि तुम अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कल्टीवेशन को अवेकन नहीं कर पाओगे। इसी वजह से वो उससे कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम इस माउंटेन एकेडमी को जल्द से जल्द छोड़कर चले जाओ। यांग काई इनसे रिक्वेस्ट करता है कि मास्टर, मैंने सपने देखे थे, मैं एक बहुत ही स्किल ट्रेंड और काबिल कल्टीवेटर बन के दिखाऊंगा, इसीलिए प्लीज मास्टर मुझे एक और मौका दे के तो देखिए। जिसकी वजह से मास्टर उससे ये कहते हैं कि अब क्योंकि तुम इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते, एकेडमी और सेक्ट के नियमों के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए सभी के सभी कामों को भी करना होगा, तभी जाकर तुम्हें रहने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि तुम कल्टीवेशन करने के लायक नहीं हो। अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तो बेशक एकेडमी के अंदर रह सकते हो। क्योंकि यांग काई के पास में कोई भी रास्ता नहीं होता, इसी वजह से वो उनकी बात को मान ही जाता है। मास्टर से कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे लिए एक और शर्त को रखा गया है, अगर तुम आने वाले 3 सालों में बॉडी रिफाइनिंग रियल्म के थर्ड लेवल को पार नहीं कर पाओगे तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। यांग काई कहता है कि मास्टर, अगर मैं 3 सालों में आपके शर्त को पूरा नहीं कर पाया तो आपके कहने से पहले ही मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। इसके बाद फ्रैंकली ही सीन में दिखाया जाता है कुछ समय बाद का सीन, जहाँ पर यांग काई एक ऐसे बंदे को चैलेंज कर रहा था, जो कि ऑलरेडी पहुँच चुका होता है बॉडी रिफाइनिंग रियल्म के 5th लेवल में। जो फाइट उसके लिए कितनी भारी पड़ सकती थी इसके बारे में हर कोई जानता है। इस चीज के बारे में यहाँ पर मौजूद डिसाइपल भी बात करने लगते हैं। ये चैलेंज किसी भी तरीके से ठीक नहीं है कि यांग काई अभी तक पहुंचा होता है केवल बॉडी रिफाइनिंग रियल्म के 3rd लेवल में, जिसकी वजह से उन दोनों के ही बीच में पावर्स में काफी ज्यादा अंतर भी था। सबसे बुरी बात तो ये होती है कि पूरे के पूरे सेक्ट के अंदर बहुत ही कम डिसाइपल ऐसे होते हैं जो कि बॉडी रिफाइनिंग रियल्म के 3rd लेवल में अभी भी हो, क्योंकि सभी के सभी उससे आगे निकल चुके थे। साथ ही हमें उन्हीं डिसाइपल्स की बातों से ये भी पता लग पाता है कि हर एक डिसाइपल को हर 5 दिनों के अंदर किसी न किसी को चैलेंज करना ही पड़ता है। और वैसे भी अभी तक यांग काई की पिछली पुरानी इंजरीज भी हील नहीं हुई थी, जिस मोमेंट पर अब तो भी यांग काई की फाइट भी स्टार्ट होने वाली थी, जो कि काफी तेजी के साथ में अपने काफी स्ट्रॉन्ग पंच हिट करने के लिए जाता है। लेकिन इस पंच की वजह से यांग काई को खुद ही चोट लग जाती है। ये सारी की सारी चीजें करते हुए उसको हो चुके होते हैं पूरे के पूरे 3 साल, जिसके बारे में किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि यांग काई 3 सालों तक टिक जाएगा। और साथ ही साथ ये जो उसके पूरे 3 साल यहाँ पर गुजरे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और उसने जितनी बार भी लोगों के साथ में फाइट की है उसने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके, चाहे वो लड़ते लड़ते बेहोश ही क्यों ना हो गया हो। जिसकी वजह से ये भी एक तरीके का एक रिकॉर्ड बन चुका था। यांग काई की यहाँ पर जो फाइट चल रही थी उसके अंदर भी उसकी बहुत ही जोरों के साथ में धुलाई हो रही थी, जहाँ पर वो बार बार और लगातार गुस्से के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहा था। इस फाइट को वहीं पर मौजूद एक लड़की देख रही थी, जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई होती है। तभी हम लोगों की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर यांग काई पहले तो उसको थोड़ी सी टक्कर देता है, लेकिन जब यांग काई के चैलेंजर ने उसको धोना शुरू किया था तो उसको जमीन पे पटक पटक के मारता है। लेकिन सभी के सभी लोग यांग काई की दिलेरी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि यांग काई मरना पसंद करेगा लेकिन हारना नहीं, जिसकी वजह से अब तो यांग काई के ऊपर बैट लगाई जाने लगती है। यांग काई वैसे इस फाइट के अंदर और कितने राउंड्स तक टिक पाएगा। कुछ बंदे कहने लगते हैं कि वो 10 राउंड तक टिक जाएगा, लेकिन कुछ को लग रहा था कि वो इसके बाद तो फाइट कर भी नहीं पाएगा। वो सभी लोग उसके पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर उसके ऊपर बैट लगा रहे थे, जहाँ पर अब यांग काई दोबारा से उठता है और फाइट करने लग जाता है उसी बंदे के ही साथ में, जहाँ पर भले ही वो उसके हमलों को डॉज कर रहा था, लेकिन जैसे ही यांग काई के फेस के ऊपर एक बहुत ही जोरों का पंच हिट होता है तो उससे ये साफ नजर आ रहा था कि शायद अब यांग काई इसके बाद में फाइट कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर जो इंजरीज होती है वो काफी ज्यादा हो गई थी। वो खुद से ये कहने लगता है कि अब तो मैं अपने ओपोनेंट के पंच को ठीक तरीके से देख भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको दोबारा से उठना होगा और अपना काउंटर अटैक भी करना होगा। इस मोमेंट पर तभी यांग काई का ओपोनेंट अपने सभी
साथियों से कहने लगता है कि तुम लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि काफी खुश हो रहा था यांग काई को धूल चटाने के बाद। लेकिन उसे तभी इस बात का रियलाइज होता है कि अभी तक यांग काई ने घुटने नहीं टेके थे। उसके मुंह से भले ही ब्लीडिंग हो रही थी लेकिन वो फिर भी रुकने वाला नहीं था। जो नजारा देखकर बैट लगाने वाले बंदे ये कहने लगते हैं कि क्या यांग काई पहली बार जो डिंगजिन के साथ में फाइट कर रहा है। जो को इतनी आसानी के साथ में नहीं सोचना चाहिए कि उसने यांग काई को हरा दिया, क्योंकि वो बंदा इतनी आसानी के साथ में हार कभी भी मानता नहीं है। यांग काई अब उसके सामने उठ जाता है, भले ही उसको ब्लीडिंग हो रही थी। वो फिर भी जो से कहता है कि आ जाओ जरा दोबारा से। तो जो उससे कहता है कि ये चीज तुम्हें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगी लड़के। जिन दोनों की फाइट अब यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी होती है। जो नजारा देखते हुए तभी वो पेड़ पर बैठी हुई लड़के ये कह रहे थे यांग काई को हर 5 दिन में फाइट करते हुए हो चुके हैं पूरे 3 साल। लेकिन फिक्र की बात तो ये होती है कि अभी तक उसकी रियल में जरा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। जितने समय में वो करीबन लड़ चुका होता है 148 मैचेस को, लेकिन आज तक उसने कभी भी ऐसे मैच को नहीं लड़ा जिसके अंदर उसने खुद से ही हार मानी हो। और इस बार भी वो ऑब्वियसली कमजोर होने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं होता, बल्कि इस बार तो यांग काई ने बहुत ही जोरों की किक को हिट कर दिया होता है जो के फेस पर, जिसके बारे में किसी ने भी ये सोचा तक नहीं था कि लोगों को ऐसा नजारा देखने को मिल जाएगा। जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद बंदे मजाक उड़ाने लग जाते हैं जो का। उससे कहते हैं कि क्या तुम वाकई में इस बंदे से हारने वाले हो। जहाँ पर जैसे ही यांग काई उस पर भारी पड़ने की कोशिश करने लगता है तो जो उसके ऊपर काफी तगड़े तगड़े हमलों को करते हुए यांग काई को झुकाने की कोशिश करने लगता है। यहाँ तक कि उसने तो इसके गर्दन को भी पकड़ लिया था। जो यांग काई से कह रहा था कि जल्दी से तुम हार को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन फिर भी यांग काई हार को एक्सेप्ट करने वाला नहीं था, बल्कि वो तो उसको जमीन पर भी उठाकर पटक देता है और कहता है कि तुम्हारी इस हालत के कारण केवल तुम ही हो। देखने वालों को भी अब यांग काई का दुख होने लगता है, इसीलिए वो उससे कहते हैं कि हार मान लो, क्यों तुम बेकार में कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। लेकिन अभी भी यांग काई हार मानता नहीं है और अपने सुपरमैन पंच को हिट करने के लिए आ रहा था। इसके पहले ही जो ने ब्लैक एडम वाले किक को हिट कर दिया था। इस अटैक की वजह से यांग काई अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। जो नजारे देखकर यहाँ पर मौजूद बंदे ये कहने लगते हैं कि क्या तुम सच में हार नहीं मानोगे, क्योंकि यांग काई की वजह से काफी सारे लोग अपने पैसों को हार चुके थे। वो जैसे ही यांग काई को किक हिट करने वाला होता है तो तभी वो लड़की बचा लेती है यांग काई को। इसकी वजह से सभी के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और वो जो लड़की होती है उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में होती है डार्क पवेलियन की डिसाइपल, जो कि हर रोज ही होने वाली फाइट को रिकॉर्ड करती है और उनके रिजल्ट को भी बनाती है। जहाँ से सभी के सभी लोग जा चुके थे और अब वो डिसाइपल आ जाती है नीचे, जो कि हमेशा की तरह यांग काई की बहादुरी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि आज तक इतने सारे मैचेस में उसने कभी भी हार नहीं मानी। इसीलिए वो लड़की यांग काई को यहाँ से खींचते हुए ले जाने लगती है। वो कहने लगती है कि अगर मैंने तुम्हें एक फ्लाइंग स्टोन से बचाया नहीं होता तो तुम्हारी मौत आज यहाँ पर एक लात को खाने से होने वाली थी, जिसको वो खींचते हुए ले जाकर बिठा देती है एक पेड़ के पास में और कहती है कि तुम हमेशा ही अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को चैलेंज करते हो। पता नहीं कि आखिर ये लड़का हर बार अपनी जिंदगी को खतरे में डालता ही क्यों है। इस लड़के को सच में कंपटीशन में अपनी जान गंवाने का डर नहीं है। जिसके हाथ में वो मेडिसिन को रखती है और यहाँ से चली जाती है कि वैसे भी उसका काम तो पूरा हो ही चुका था। जहाँ पर हमें इस सेट का एक काफी खूबसूरत नजारा भी दिखाया जाता है। इसके बाद फिर हम लोग शाम के वक्त में देख पाते हैं यांग काई को, जो कि काफी समय से बेहोश होता है, लेकिन अब तभी उसको होश भी आ चुका था। जिसको अपनी बॉडी में काफी ज्यादा कमजोरी फील हो रही थी, क्योंकि उसकी इंजरीज पे तो बहुत ज्यादा हो गई थी। उसकी जब आँख खुली होती है तो उसे इस बात का रियलाइज होता है कि वो इस बार भी दोबारा से हार ही चुका है, जो कि अपने हाथ में देख पाता है एक छोटी सी मेडिसिन की शीशी को। वो कहता है कि हालांकि मैं ये जानता तो नहीं हूँ कि तुम कौन हो और मेरी हेल्प करते क्यों हो, लेकिन शुक्रिया हमेशा और हर बार मेरी हेल्प करने के लिए। तुम इतने सालों से मुझे बिना बताए ही मुझे देखते आ रहे हो, मेरी फाइट को देखते आ रहे हो और साथ ही साथ तुमने मुझे हमेशा ही हीलिंग मेडिसिन को भी दिया। लेकिन एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं फाइट को जीतूंगा और तुम्हें देखूंगा। मैं मिलना चाहता हूँ अपने शुभचिंतक से, जो कि हमेशा ही मेरी हेल्प करता है, क्योंकि वैसे भी उसके 3 सालों की वो डेडलाइन करीब आ रही थी, जो कि उसके मास्टर ने उसको दी होती है। अगर यांग काई समय से पहले ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो उसे ये अकेडमी छोड़ के जाना होगा। उसके पास में कभी भी उसे देखने का मौका ही नहीं होगा। जिसके बाद फिर यांग काई यहाँ से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और अब यांग काई चलते हुए पहुँच चुका होता है अपने घर के अंदर, जहाँ का नजारा भी एकदम सूना सूना नजर आ रहा था। अपने कमरे को रोशन करने के लिए वो सबसे पहले एक दीपक को जलाता है, लेकिन उसकी जो इंजरीज होती हैं वो उसको काफी ज्यादा दर्द भी दे रही थी। वो कहता है कि गिव अप ना करने की वजह से उससे कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल गए होंगे। इसके बाद फिर वो उस मेडिसिन को थोड़ा सा पानी के अंदर डालता है और अपने घावों को साफ करने लगता है एक कपड़े की मदद से, क्योंकि ये जो उसके घाव होते हैं वो उसको बहुत ही ज्यादा दर्द भी दे रहे थे। हम देख पाते हैं कि जब यांग काई अपने बेड पर लेटता है तो उसकी जो पिलो होती है वो एक्चुअली में होता है
काफी रस्टी सा स्टोन, जहाँ पर यांकाई के घाव से जो गिरने वाली खून की बूंदें होती हैं वो उसी स्टोन पिलो के ऊपर गिर जाती हैं, जिसके बारे में यांकाई को तो पता नहीं चलता, लेकिन स्टोन के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक अलग ही तरीके की एनर्जी भरी हुई हो, जो कि यांकाई के ब्लड गिरने की वजह से एक्टिवेट भी होने लगती है। गिरती हुई खून की बूंदें उस स्टोन पिलो की पावर्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर ही देती है। यांकाई तो सो रहा था, लेकिन तभी उसको अचानक से ही एक अजीब सा एहसास होता है और उसको लगता है जैसे कि वो पहुंच चुका हो किसी अलग ही दुनिया के अंदर, जो कि एक्चुअली में होता है उसी स्टोन का वर्ल्ड। जो नजारा देखकर यांकाई को याद आता है कि ये तो वही गुफा है जहाँ से यांकाई उस स्टोन पिलो को अपने घर पर लेकर आया था। लेकिन यांकाई को ये बात जरा सी भी समझ में नहीं आती कि अचानक से वो यहाँ पर आ भी कैसे गया। उसको पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ जरूर से हुआ होगा उसके ये स्टोन पिलो की वजह से। यांकाई स्टोन पिलो के ऊपर अपने हाथ को रखने की कोशिश करता है, जैसे कि उसके सामने कुछ शब्द उभर के आते हैं, जो कि लिखा हुआ था कि तुम्हारे खून के इस पर आने की वजह से तुम बन चुके हो गोल्डन बॉडी के डिसेंडेंट। यांकाई को अब सारी की सारी कड़ियाँ अच्छे तरीके से समझ में आने लगती हैं। ये जो स्टोन पिलो है वो है एक्चुअली में एक स्पेशल सा मैनुअल, इसकी सारी की सारी पावर्स एक्चुअली में एक्टिवेट हुई हैं उसी के खून की ही वजह से। तभी तो जाकर ये सारी की सारी चीजें रिवील हुई थी। रियल वर्ल्ड में हम देख पाते हैं कि वो जो स्टोन पिलो है वो यांकाई को ये सारी की सारी चीजें एक सपने के जरिए दिखा रहा था। तभी हम उस स्टोन पिलो को देखते हैं जिसके पीछे पीछे चलते जा रहा था यांकाई, जहाँ पर अब तभी वो पहुँच चुका होता है पहाड़ी के किनारे पर। इस मोमेंट पर तभी यांकाई को दिखाई देता है कि उसके पीछे से वापस से आ चुका है जो कि उससे कहता है कि यांकाई क्या तुम मुझे दोबारा से चैलेंज करना चाहते हो। जब तक यांकाई को इस बात का रियलाइज हो पाता, उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही जोरों का पंच हिट हो ही चुका था, जिसकी वजह से उसका पैर फिसलता है और वो लटक चुका था इसी खाई में। इसके बाद फिर जो उसके सामने आता है और ये कहता है कि अगर तुम मेरे सामने हार मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त ऊपर खींच लूंगा। यांकाई कहता है कि नहीं, रहने दो, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से जो अपने जूते की मदद से उसकी उंगलियों को दबाने लगता है, जिनमें से उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी। यांकाई इससे कहता है कि जो कभी भी उन लोगों को मारता नहीं है जो कि मुसीबत में हो, इसीलिए मुझे बता दो कि तुम आखिर असल में हो कौन। जो कहता है कि मैं कौन हूँ इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं तुम्हें हारा हुआ देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यांकाई मुझसे रहम की भीख मांगे, और अगर तुम एक बार भी हार को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर तुम किसी भी काम के नहीं रह जाओगे। लेकिन ये बात भी है कि मैं तुम्हारी जान को बचा लूंगा या फिर तुम खुद से ही इस दरिया के अंदर डूब कर मर जाओ। यांकाई इसकी बात को मानता नहीं है तो जो उसे लात मार कर नीचे गिरा ही देता है, जहाँ से यांकाई गिरता है पानी के अंदर और वो डूबते ही जा रहा था। वो पहुँच जाता है पानी के अंदर मौजूद कुछ चेन्स के किनारे पर। ये जो चेन्स होती है वो यांकाई को जकड़ने लगती है। यांकाई अपनी पूरी ताकत को लगा रहा था उन चेन्स को हटाने के लिए, इसकी वजह से उसको ब्लीडिंग होती है और वो अपनी ताकत से ही उन चेन्स को तोड़ देता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा होने की वजह से यांकाई की पावर्स ने इसी पानी के अंदर मौजूद किसी एक शख्सियत को भी जगा दिया था, जिसके तुरंत ही बाद अब यांकाई पानी के अंदर से बाहर भी आ चुका था, जिससे कि उसकी जान भी बाल बाल बची होती है। लेकिन यांकाई का ये विजन इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि तभी उसको पानी के अंदर से चेन्स में बंधा हुआ कोई एक मॉन्स्टर टाइप का बंदा नजर आता है, जो कि पावर्स में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यांकाई उससे पूछता है कि तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है। तो उसके सामने जो बंदा मौजूद होता है वो बताता है कि ये है असल में तुम्हारा ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पर तुम अपने अंदर कुछ ऐसी शक्तियों को जगा सकते हो जिनके बारे में लड़के तुमने कभी भी सोचा नहीं होगा। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि तुमने मुझे भी जगा दिया, जिसकी वजह से अब तुम मेरे असली रूप को भी देख पाओगे। उसको बताने लगता है कि जो स्टोन पिलो तुम्हारे पास में है, मैं उसके अंदर सैकड़ों सालों से कैद था, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इसमें से आजाद कराने के लिए। अब मैं आजाद हो चुका हूँ इस दुनिया के अंदर, जहाँ पर मैं अपना आधिपत्य जमाऊंगा। वो कहने लगता है कि लड़के, तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार खिताब से भी नवाजूंगा कि मैं तुम्हारी बॉडी को रीशेप कर सकता हूँ और उसको पावर से भी भर सकता हूँ, ताकि तुम बाहरी दुनिया में रहकर मेरी सेवा और भी बेहतर तरीके से कर सको। जो कि तुरंत ही यांकाई की ट्रू एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब करने लगता है, यानी कि वो तो यांकाई की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसको पूरी तरीके से ही खत्म करने वाला था। यांकाई लेकिन इस फाइट में भी हार नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वो घोस्ट टाइप का बंदा उसे ये कहने लगता है कि गिव अप कर दो, इसकी वजह से मैं तुम्हें ज्यादा नहीं तड़ पाऊंगा। यांकाई इस बात को जानता था कि अगर उसने गिव अप कर दिया तो बेशक वो यहीं पर इसी वक्त ही मारा जाएगा। इस पल तभी यांकाई के पास में एक स्पिरिट आती है और वो इसे ये कहने लगती है यांकाई अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से वो उसको दिलासा देते हुए ये कहने लगती है, तुमने अपने ये जितने भी साल लिंगजियाओ पेविलियन में बिताए हैं, मुझे बताओ जरा कि अगर तुमने इस पर हार मान ली, आखिर तुम कैसे ही अपने उस बदले को ले पाओगे। यांकाई कहता है कि लेकिन मुझे तो अब कोई भी आशा नजर नहीं आ रही है, आखिर अब मैं कैसे और किस बात के लिए
उम्मीद को रखूं, क्योंकि उसको पूरे 3 साल हो चुके होते हैं जिसके अंदर उसने 148 मैचेस को लड़ा, जिसमें से वो एक भी फाइट को जीत नहीं पाया। वो स्पिरिट यांग काई से कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन के अंदर एक ख्याल भी रहेगा जीतने के लिए, तब तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती बच्चे। इसी वजह से अभी भी ये समय आया नहीं है कि तुम गिव अप कर दो। तुम्हें इस ताकत के ऊपर भी हावी होना होगा और इससे जीतना होगा, जिसकी वजह से यांग काई इस स्पिरिट के सामने हार मानता नहीं है। वो कहता है कि हाँ, मैं जीतना चाहता हूँ, मैं अभी भी जीतना चाहता हूँ, क्योंकि अभी समय आया नहीं है कि मैं इतनी आसानी के साथ में गिव अप कर दूं। इसी वजह से अब उस घोस्ट के ऊपर ही हावी होने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी पावर्स जाने लग जाती हैं यांग काई की बॉडी के अंदर। नजारा काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि उसने डेवोर कर लिया होता है एक घोस्ट को। लेकिन यांग काई इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो इस बार जीत चुका होता है किसी बैटल को, जिसके तुरंत के बाद अचानक से ही यांग काई की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आप को पाता है अपने ही बेड के ऊपर। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर अभी भी झलकें होती हैं उसी घोस्ट के। साथ ही साथ हमें देख पाते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर जितनी भी इंजरीज थी वो सभी के सभी भी हील हो गई थी। जो चीज तो यांग काई भी फील कर पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर अब एक भी स्कार नहीं होता। साथ ही साथ उसका जो स्टोन प्लो होता है वो भी बहुत ही अजीब तरीके से वहाँ से गायब हो चुका था, जिसकी वजह से वो ये कहने लगता है कि यानी कि मैं जो कुछ भी देख रहा था वो कोई ड्रीम नहीं था। वो कहने लगता है कि क्या मैं वाकई में कई सारी रियल्म को एक ही बार में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। वो जैसे यहाँ पर किसी मूव को यूज करने की कोशिश करता है, उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा भारी हो गई हो। जो सब कुछ हुआ होता है उसी स्टोन पिलो की वजह से। लेकिन उसने जैसे इसके बारे में सोचा होता है तो वो स्टोन पिलो आ जाता है उसी के ही हाथ में। यांग काई सोचने लगता है कि मैंने काफी समय पहले सुना था एक लेजेंडरी ट्रीजर के बारे में, जिसको कहा जाता है सोल सेटलिंग स्टोन। इसके पास में उसका खुद का एक स्पेस भी होता है, क्योंकि वो उसके यूजर के हिसाब से जितनी चाहे उतनी चीजों को अपने अंदर स्टोर भी कर सकता है। जैसे कि वह कहने लगता है कि यानी कि ये जो मेरे हाथ में है वो है सोल सेटलिंग स्टोन। यांग काई सोचने लगता है कि अगर किसी को मेरे इस ट्रीजर के बारे में पता चल गया तो उसके लिए काफी बड़ी मुसीबतें भी खड़ी हो सकती हैं। इसी वजह से वो सबसे पहले अपने दरवाजे और अपनी खिड़की को बंद कर देता है। वो कहता है कि डर में और हार कर रहने से अच्छा है मैं इस स्टोन से किसी टेक्निक को सीख लूं और उसे अपनी जिंदगी में भी उतारूं, और अगर मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा तो फिर कोई भी ऐसे ट्रीजर को मुझसे कभी भी छीनने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। जिसकी वजह से अब उस ब्लैक स्टोन को कई सारे टुकड़ों में तोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर होती है काफी सारी टेक्निक्स, जिनमें से एक होती है गोल्डन बॉडी। कहता है कि शायद ये वही थी जिसको मैं भी थोड़ी समय पहले अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर चुका हूँ। यानी कि उसने इस टेक्निक के फर्स्ट स्टेप को पार कर लिया था। उसके सामने अब मौजूद होते हैं टोटल 7 टेबल स्टोन, जहाँ पर उसके सामने ओपन होता है तो केवल बॉडी रिफाइनिंग रियल्म वाला सेक्शन। इसका ऑब्वियस रीजन होता है कि वो हाल फिलहाल में केवल इसी को ही कल्टीवेट कर सकता है। वो कहता है कि मुझे ये टेक्निक सूरज के उगने से पहले किसी भी हाल में प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि तभी जाकर उसको मिल सकते हैं बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जिसके अब कुछ समय बाद यहाँ पर सुबह भी होने वाली थी, इसीलिए यांग काई कहता है कि मुझे जल्द से जल्द एक छोटा सा ट्राई तो करना ही होगा। इसके बाद फिर हम लोग यांग काई को देख पाते हैं प्रैक्टिस करते हुए। इसकी बॉडी के अंदर वाकई में अवेकन हो चुका होता है कल्टीवेशन। वो कहता है कि चलो देखते हैं आखिर ये टेक्निक काम कैसे करती है। जहाँ पर उसके अटैक करते ही काफी सारी एयर वेव्स निकल रही थी, लेकिन तभी यांग काई को ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया हो। वो कहता है कि अगर किसी को भी मेरी सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जहाँ पर तभी सेक्ट का घंटा बज जाता है, जिससे कि यांग काई को याद आता है कि उसे तो अपने रोज के काम की तरह सफाई करने के लिए जाना था। जिससे कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है, लेकिन एक्चुअली में यांग काई को किसी ने देख ही लिया था।